बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, बिहार इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है, चाहे वो चाचा नीतीश की वजह से हो या फिर युवाओं की आस चिराग पासवान की वजह से हो। बिहार इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं, जहां समर्थकों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान उनके समर्थकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। वहीं समर्थकों का उत्साह देख करके केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने वादों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं और मेरी पार्टी उनके प्रधानमंत्री के भरोसे पर खरा उतरे हैं और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम सभी 5 सीटें भी जीत चुके हैं। चिराग पासवान ने इस दौरान बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे तो किसान की आमदनी होगी और राज्य का राजस्व बढ़ेगा, वही साथ ही रोजगार के अवसर बनेंगे और वहीं आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि यहां अपराध को नियंत्रित किया जाए। आगे क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, देखिए इस रिपोर्ट में। और मुझे खुशी इस बात की है कि उनके भरोसे पे मेरी पार्टी खरा उतरी। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आप एक सांसद वाली पार्टी को, मुझे नहीं लगता गठबंधन राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हो। खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की मेहनत से वो पांचों की पांचों सीट हम लोग जीते भी। प्रधानमंत्री की झोली में हम लोगों ने उस सीट को जीत कर दिया भी। कल जब हमारी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तमाम सांसदों के साथ, उनकी बातों में भी इस बात की खुशी देखने को मिली। उन्होंने भी अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम लोगों को दिया। बिल्कुल, मैंने हमेशा से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का मैंने जिक्र किया। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या यहाँ का आम हो या यहाँ का मखाना हो, मैंने हमेशा कहा है कि अगर यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे तो यहाँ के किसानों को ज़्यादा आमदनी मिलेगी, राज्य का राजस्व बढ़ेगा, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। ऐसे में अब जब मुझे खुद इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो ये बड़ी जिम्मेदारी है जिसको पूरी ईमानदारी से निभाते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतार पाऊंगा। नहीं, और ये चिंता का विषय हम सब के लिए है। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराधियों की धरपकड़ कर अपराध को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं जिस तरीके से बढ़ी हैं, ये हम सब के लिए, हमारी सरकार के लिए चिंता का विषय है और इसको जल्द नियंत्रित करने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। पुल भी गिर रहे हैं चिराग जी, 10 दिनों में 4 पुल गिर गए हैं। ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे में गुणवत्ता के साथ जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित है। आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी डबल इंजन की सरकार आने के बाद जो भी ऐसे निर्माण के कार्य हों उस पे गुणवत्ता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। भाई, फिलहाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, मेरा पूरा ध्यान उस ओर केंद्रित है। स्वाभाविक है, चुनाव राउंड द कॉर्नर है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी पूरी तरीके से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। आज का जो हम लोगों ने कार्यक्रम, जो बैठक भी रखा है, उसमें भी चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हम लोग करने। और मुझे खुशी इस बात की है कि उनके रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। चुनाव बीत जाने के बाद भी देश में गंदी और जनता को परेशान करने वाली राजनीति खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ पक्ष है जो विपक्ष की पोल खोलने में लगातार लगा रहता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो सत्ताधारी पार्टी के कार्यकाल में हुए घटनाओं का जिक्र करने से नहीं थकता है। सत्ताधारी पार्टी लगातार विपक्ष पर हमलावर रही है। बता दें, भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने विपक्ष के घोटाले पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि इतिहास में पहली बार है कि एक पार्टी का नाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीपीआईएम पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाना दिखाता है कि सीपीआईएम किस स्तर तक चली गई है और पार्टी त्रिशूर जिले में जिला और
एरिया कमेटियों के नाम पर चल रहे 25 बैंक अकाउंट का ब्यौरा नहीं दे पा रही है। इस दौरान उन्होंने सवाल भी किया कि पारदर्शिता के उनके भाषण का क्या हुआ है। वहीं नीट परीक्षा का मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है और इसको लेकर के सत्ताधारी पार्टी पर निशाना भी साध रहा है, जिसपे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में देश के नौजवान के साथ जिस तरीके से जो कुछ किया जा रहा है और जो कुछ हुआ है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरा देश और देश का नौजवान परेशान भी है। वहीं अजय राय ने आगे कहा कि मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को इतना ही कहूंगा कि उन्हें तत्काल इसे निरस्त करना चाहिए और फिर से पुनः इसकी परीक्षा कराना चाहिए और तुरंत तारीख की घोषणा भी करनी चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वाकई में इन बयानों का कोई असर शिक्षा मंत्री पर होने वाला है। This is the first time, perhaps in the history of the whole country, that a political party is getting accused in money laundering. We have seen many individuals getting accused or framed in money laundering. But a political party, CPM, Communist Party, getting accused in money laundering, it speaks volumes of the level to which the Communist Party has stooped. In fact, these people, they have been shouting from the rooftops that we stand for transparency. That's why we went to the court against electoral bonds. But it is surprising that the Communist Party didn't include or didn't disclose the 25 bank accounts that the party has in Thrissur district in the name of various district and area committees. So what is the explanation that they want to give to the public? What has happened to their slogan of transparency? See, I would like to remind that Communist Party once expelled a member of parliament because he had an expensive watch. So a party which expels a member of parliament for wearing a expensive watch now has crores of rupees, crores of assets they have amassed by a fraud in a cooperative bank. So now the ED has confiscated their properties. They will go to the town. They will say that Modi is harassing us. The democracy is in peril. Constitution is under threat. So before they raise these slogans of constitution under threat, democracy in peril, they should first explain why they have not disclosed this in their list of assets, list of bank accounts that they own to the Election Commission as per the People's Representative Act. See, I'm surprised that the leader of the opposition doesn't know the history and tradition of Indian Parliament. It's a shame, because at least Rahul Gandhi should go through the last 70 years, 75 years of Indian Parliament's functioning. See, the listed business before the Lok Sabha yesterday and the Rajya Sabha was motion of thanks to the on the address of the President. And the motion of thanks is taken up. No adjournment motion is moved by anyone, because the Parliament unanimously thanks the President. Never has been voting. Even in on the motion of thanks, a voting itself is not demanded. Of course, opposition can move amendments. नहीं, कहीं उल्लंघन नहीं हुआ है। जिस तरीके से राहुल जी ने बात उठाने का कार्य किया है, तो पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का जो भविष्य है वो देख रहा है, और जिस प्रकार से चीज़ें उनके साथ, जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं नीट के एग्ज़ाम्स में,
वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश परेशान है, पूरे देश का नौजवान परेशान है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वो इसको तत्काल पहला कार्य उनको करना चाहिए, इसको निरस्त करें और फिर से पुनः इसकी परीक्षा कराएं और तुरंत डेट डिक्लेयर करें, क्योंकि आज बहुत ही आपाधापी है नौजवानों के विषय में। तो एक डेलीगेशन से मिल भी चुका हूँ बनारस में, वो बच्चे मुझसे मिलने आए थे और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे, तो बहुत ही उनको मन में उथल पुथल है। इस नाते इस चीज़ों को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, उसको निरस्त करना चाहिए। नहीं, देखिए निश्चित तौर से इस पर तत्काल निर्णय होना चाहिए, क्योंकि एज भी बीतती जा रही है, समय निकलता जा रहा है और ये जब चीज़ें सामने आ जाएंगी तो मुझे लगता है कि फिर ये काउंसलिंग हो जाएगी, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसके बाद इनको काफ़ी परेशान होंगे, नौजवान काफ़ी दिक्कत में होंगे, बहुत ही डिप्रेशन में और अवसाद में है बच्चे। इसको तत्काल इस पर निर्णय आना चाहिए, जिससे उन बच्चों को ठीक ढंग से उनको भविष्य अच्छा हो सके और उनको एक विश्वास हो सके। नहीं सुनेंगे, लगातार वो उंगली उठाकर समय मांग रहे हैं, तो अगर ये बात हमारी नहीं सुनी जाएगी, वो लगातार इग्नोर कर रहे थे, तो निश्चित तौर से उनके सामने एक ही मजबूरी है कि वो बेल में जाएंगे और वहाँ जाकर अपनी बात को कहेंगे। उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से कि पूरी सदन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण कराया। This is the first time रुक करते हैं तीसरी और इस जरूरी खबर पर। नीट मुद्दे को लेकर के न केवल युवाओं में रोष है, बल्कि विपक्ष जमकर प्रदर्शन और बयानबाजी और नारेबाजी भी कर रहा है। बता दें, नीट मुद्दे को लेकर के शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तंज कसा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, वे छात्रों की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहीं छात्र सांसदों से नीट मुद्दे को उठाने की उम्मीद भी कर रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि वे यानी कि केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ आपके विरोध पर उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश की हिस्सा है और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ हम सभी को विरोध प्रदर्शन में भाग लेना चाहिए। अब इस बयान का जवाब देते हुए बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उच्च सदन में नीट पर चर्चा पर बीजेपी नेता के लक्ष्मण ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के गठबंधन अगर सही में चर्चा करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर उनके पास बात करने का मौका था। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर इस दौरान सवाल उठाता है तो सरकार जवाब देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं था। आज उनके पास मौका था कि वे विस्तार से चर्चा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस समय को बर्बाद कर दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नीट मामले में जांच और कार्रवाई चल रही है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं और कोर्ट में भी मुद्दा चल रहा है। देखिए आगे क्या कुछ कहा है उन्होंने इस खास रिपोर्ट में। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो युवाओं की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं और युवाओं की जो तकलीफ है उसको सुनने को तैयार नहीं है। ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनको जब नीट की पूरी कार्रवाई सामने आई थी, नीट के बच्चों ने आकर कहा था किस तरीके से 67 टॉपर्स बन जाते हैं, किस तरीके से ग्रेस मार्क्स अलॉट कर दिए जाते हैं। वो अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर के पास समय नहीं है अपनी राजनीति से। फिर आकर कहते हैं कि कोई ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी। कुछ ही दिन में उनको पलटना पड़ता है। इतने पेपर्स पोस्टपोन होते हैं, साथ ही साथ कैंसिल होते हैं। क्या ये बेहद शर्मनाक नहीं है कि आज देश के युवा संसद की तरफ देख रहे हैं कि हमारे सांसद इस बात को उठाएंगे कि हमारी क्या तकलीफें हैं। ये सिर्फ युवाओं की बात नहीं है, देश के फ्यूचर की बात है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जवाब देना नहीं चाह रहे। हम कह रहे थे कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उस पर हम सब चर्चा में शामिल होंगे, पर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप आपातकाल की बार बार बात कर रहे हैं। वो 5 दशक पहले हुआ था, उससे इन युवाओं को कोई लेना देना नहीं है। आने वाले समय में जो उनकी करियर पे इमरजेंसी लगी हुई है उस पर चर्चा कर लीजिए, पर उससे भी भाग रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि ये इनके दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। देखिए, जिस अनाउंस हुए हैं का ये सब ऑनलाइन मोड पे होगा, क्या एजुकेशन मिनिस्टर ये आश्वासन दे सकते हैं कि कोई टेक्नोलॉजिकल इश्यूज नहीं आएंगे, टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, इंटरनेट की सुविधा हर सेंटर पे जो सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे उन सेंटर्स में रहेगी? ये आश्वासन देना जरूरी है क्योंकि पिछले CUET में यही हुआ था। दिल्ली के कुछ हिस्सों में
टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से बच्चे अपने ठीक से एग्जाम नहीं दे पाए थे। तो ये अब एजुकेशन मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। इतना समय बीत गया है, इतना आपकी विफलताओं का ये जीता जागता सबूत है जो आपको फिर से ये री एग्जामिनेशन करने पड़ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस बार बच्चों के साथ और बच्चों की फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरीके से पूरा राज्यसभा चल रहा है, जहां पर चेयरमैन हो या चेयरमैन की जगह पे डेप्यूटी चेयरमैन हो, वो सिर्फ एक ही तरफ देखते हैं, जो है ट्रेजरी बेंचेस की तरफ। एलओपी बार बार खड़े होकर कह रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए कभी एलओपी जो है, एलओपी को मजबूरी से वेल ऑफ द हाउस में जाना पड़ा कि ये सही नहीं है कि आप सिर्फ राइट की तरफ देख रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कल मैं भी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाह रही थी, तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने में एलओपी को उठकर खड़ा होना पड़ा कि कब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि एक हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर देना है, वो भी हमें नहीं दिया जाता है। हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते हैं, हमें आपत्ति जताने का मौका नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वक्ता कुछ भी बोलते रहते हैं, पर हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो एक प्रिविलेज और राइट है हमारा एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन और मेंबर ऑफ द ट्रेजरी बेंचेस ऑल्सो, उनका ये राइट और प्रिविलेज है। वो चेयरमैन हो जो और चेयरमैन की पद पे जो बैठे हों, कुर्सी पे जो बैठे हों, उसका निर्वहन करना उनकी जिम्मेदारी होता है। अगर उससे वो नाराज हैं तो उनको ये भी समझना होगा नाराजगी की कारण क्या है। मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। कल वेल ऑफ द हाउस में फूलो देवी नेतम जो एमपी हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, वो गिर गई वहां पर, हाई ब्लड प्रेशर के चलते वो गिर गई वहां पर। फर्स्ट एड आया, एक डॉक्टर थी वहां पर, डीएमके की डॉक्टर थी कनीमोड़ी जी, उन्होंने उनको देखा, फिर उनको अस्पताल भेजा गया, आरएमएल अस्पताल। और पता है आपको पार्लियामेंट कितनी देर के लिए adjourn हुआ? सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये पहली बार होगा इतिहास में कि हम लोग ने एक इतना इनसेंसिटिव इनह्यूमन चेहरा दिखाया है कि एक हमारी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिर जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, उनको आरएमएल भेज दिया जाता है, पर संसद की कार्रवाई चलती रहती है। मैम, एक सवाल नहीं, करना लाजमी है। ट्रायल कोर्ट का जो जब उनको बेल मिली थी, उसमें भी जैसे हेमंत सोरेन जी के बेल ऑर्डर में आया है कि ईडी ने जो केस बनाया उसमें कोई भी जो लैंड ग्रैब की बात कर रहे हैं उसमें से किसी ने भी आकर आरोप नहीं लगाए हैं, तो ईडी किस आधार पे आरोप लगा रहा है? तो दिखा रहा है ये पॉलिटिकल विच हंट है। ट्रायल कोर्ट ने भी ये कहा बेल ऑर्डर में ये था कि ईडी कोई भी जो एविडेंस है साबित नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पर उस डॉक्यूमेंट्स में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है जो दिखाता है कि ये करप्शन का इशू है। तो ये एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके खिलाफ हम सभी इस प्रोटेस्ट में मैं मानती हूँ इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो दुरुपयोग किया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, अब समय आ गया है कि 240 वाली भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी राज्य पार्टियों के साथ आकर उन्होंने सरकार बनाई है। एजेंसीज को अभी भी हरकत में आ जाना चाहिए, वरना हमारी जब सरकार बनेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है उसको फिर से कायम करें। मैं बस यही कहूंगी कि देवेंद्र फडणवीस अब वो इंसान हैं जिन्होंने सोचा था कि वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र में है, पर जनता ने उनको बता दिया कि वो कहां पर हैं। 21 सीट से भारतीय जनता पार्टी 9 सीट पे आ गई इन्हीं के नेतृत्व में। दिखाता है कि अभी तो ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है और महाविकास आघाड़ी बहुमत से आएगी। रही बात बजट की, जिस तरीके से उन्होंने सारी स्कीम्स बताई हैं, दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वोटर्स को हम किसी तरीके से लास्ट मिनट पे कोई हम वेलफेयर स्कीम दे देंगे, जो नाराज वोटर्स हैं वो अपना मन बदल लेंगे। पर जो महाराष्ट्र के वोटर्स हैं उन्होंने 2 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार देखा, उनके लिए कोई काम नहीं देखा, सिर्फ एक ऐसी गंदी राजनीति देखी जिसके चलते वो उनसे नाराज हैं। ये पैसों के बल पे ये जो खरीदने की कोशिश करते हैं, ईमान खरीदने का काम किया है उन्हें। इनको लगता है अगर वोटर्स भी ऐसे पैसे दे देकर आप उनके वोट खरीदेंगे तो ये इस भ्रम में ना रहें। और दूसरों को के बारे में टीका टिप्पणी करने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांकें कि आज जनता ने उनको क्यों विफल किया है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के गठबंधन सही में भी उनको चर्चा करना चाहते तो राष्ट्रपति अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बात करने का मौका था। जरूर अगर सवाल उठाते तो सरकार भी जवाब देने के लिए तैयार भी था। आज राष्ट्रपति अभिभाषण के बारे में राज्यसभा में कई नाम तो दिया गया कांग्रेस नेताओं का, पर कोई भी आज सदन में गैरहाजिर होने से पता चल गया उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है और उनके पास कुछ सब्जेक्ट भी नहीं है। आज विस्तार रूप से चर्चा कर सकते थे और बता भी सकते थे।
आज सरकार बार बार नीट पे जो भी आज हुआ उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा, उसके ऊपर आज जांच भी किया गया, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया और न्यायालय में भी वो मुद्दा चल रहा है। फिर भी उनका आज मुद्दा उठाने का मौका था, मगर सिर्फ इतना कीमती समय आज विपक्ष और कांग्रेस और राहुल गांधी आज दुरुपयोग करना, ये लोग पूरा देश भर आज जानकारी हो रहा है। ये इतना अनुभवी नेता है और राज्यसभा में और प्रतिपक्ष के नेता होने के बावजूद लगभग 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन में एक प्रतिपक्ष नेता के नाते विल में आना बड़ी दुख की बात है। ये कांग्रेस ये क्या चाह रही है? ये चर्चा करने का जो एक आज पवित्र एक जो मंदिर है, वो चर्चा को छोड़कर सिर्फ हल्ला मचाना, सिर्फ अब लोगों को गुमराह करने के लिए सदन में इस तरह करना, ये कांग्रेस पार्टी का ये पूरा ये फ्रस्ट्रेशन में है। राहुल गांधी के लिए अरे ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में पूरा समय चर्चा कर सकते, नीट के माध्यम में सवाल उठा सकते थे। कि ये वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं